नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने चांदी में आज छोटे दायरे में कारोबार है। डॉलर की कमजोरी से कीमतों को निचले स्तरों से सपोर्ट है। इसके अलावा फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरेमी पावेल ने बॉन्ड खरीदी जारी रहने के संकेत दिए हैं, जिससे भी कीमतों को सहारा है। लेकिन आगे यहां पर कैसी चाल रह सकती है, ज्वेलरी की मांग को लेकर क्या ट्रेंड है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील काटके, मनी लिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स के सुवांकर सेन। आप सभी का स्वागत है। प्राइसेस पर एक यहां पर व्यू लेंगे, क्योंकि कल हमने सोने में मुनाफा वसूली देखी है और चांदी में इवन शार्पर करेक्शंस आते हुए देखे हैं। जय, क्या लेवल्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं अब? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, फेड के स्टेटमेंट के बाद थोड़ा सा रिएक्शन जरूर दिखा प्राइसेस पे, बट मुझे लगता है अभी भी ये काफी अट्रैक्टिव लेवल है बाई करने के लिए। देखिए, अनसर्टेनिटी रहेगा इकोनॉमी में, डेफिसिट के जो मैटर है वो भी यहाँ पे 2021 में रहने वाले हैं। जी, ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी सारा इंटरनेशनल न्यूज है, तो इससे आगे डेफिसिट और बढ़ेगा। प्राइसेस को लोअर लेवल पे जी सपोर्ट मिल रहा है। मुझे लगता है प्राइसेस में यहाँ पे तेजी बरकरारी रहनी चाहिए। ऑलराइट, बढ़त के साथ ही यहाँ पर कारोबार करना चाहिए। तो क्या लेवल्स वॉच करने चाहिए सुनील, और कहाँ पर खरीदारी के मौके आप देखते हैं? जी मनीषा, मुझे लगता है $1808 का अभी कॉमिक्स पे प्राइस चल रहा है और डोमेस्टिक टर्म में 46,750 हम देख रहे हैं। जब तक टेक्निकल फ्रंट पे भी देखते हैं $1800 के ऊपर का दायरा है तो एक ठीक ठाक बाइंग लेवल माना जा सकता है, और $1795 का एक स्टॉप लॉस हम कॉमिक्स फ्रंट पे देख सकते हैं। अगर डोमेस्टिक मार्केट में हम देखते हैं तो जो डॉलर इंडेक्स है तकरीबन 90 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, और जैसे आपने भी बताया, जेरोम पावेल का जो स्टेटमेंट था उन्होंने क्लियरली बता दिया कि इंटरेस्ट रेट्स वो अभी जल्दबाजी में नहीं बढ़ाने वाले हैं, और इवन उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया है कि इन्फ्लेशन भी 2% या उससे ऊपर मेंटेन करें। तो इन सब फैक्टर्स का एक सपोर्ट हमें जरूर देखने को मिल सकता है। तो जैसे जय ने बताया, मुझे लगता है ये अट्रैक्टिव रेट है। आज के लिए अगर लेवल्स देख के चले तो 46,750 का एक डिसेंट एंट्री पॉइंट है, जो कि करंट मार्केट प्राइस आसपास ही ट्रेड हो रहा है। 46,550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 47,100 का लेवल देखने को मिल सकता है। जय, आप चांदी के प्राइसेस कैसे देखते हैं, क्योंकि हमने $28 के ऊपर परसों कारोबार होते हुए देखा, कल 2.5% की मुनाफा वसूली भी है और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिर हल्की सी गिरावट है। यहां पर क्या लेवल्स रहेंगे? जी, मुझे लगता है मनीषा इसमें भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। मुझे लगता है 72,000 का लेवल हो सकता है 7 to 10 डेज में देखने को मिल जाए। अगेन, जो भी फंडामेंटल्स हैं वो सपोर्टिव हैं। प्लस आप देखिए, इंडस्ट्रियल मेटल में भी जिस हिसाब से यहाँ पे डिमांड रिकवरी देखी जा रही है, उससे भी सिल्वर को यहाँ पे फायदा मिलेगा। तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें। आज भी मेरे ख्याल से अभी जो करंट लेवल्स है इस पे भी एंट्री किया जा सकता है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एक ₹500 का स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। कोई अगर 7 से 10 दिन का पर्सपेक्टिव रखता है तो मुझे लगता है 71,500 से 72,000 का लेवल दिख सकता है। जय, यहाँ पर स्लाइटली लॉन्गर टर्म आपको क्या नजर आता है, क्योंकि काफी सारा जिस तरह से जो हमने वेटेजेस हैं जो नेट लॉन्ग पोजीशंस या मनी मैनेजर्स की तरफ से आते हुए देखी हैं, वो पूरा ध्यान क्लियरली यहाँ पर कच्चे तेल में और मेटल्स में ज्यादा देखने को मिला है। आपको लगता है मनी फ्लोज यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स में एक कंसर्न रह सकते हैं? देखिए मनीषा, अभी तक जिस हिसाब से लिक्विडिटी पोजीशंस हैं और लिक्विडिटी पंपिंग होने के चांसेस और भी लग रहे हैं ड्यूरिंग 2021, ऑब्वियसली यहाँ पे लिक्विडिटी ड्रिवन रैली रहेगा मेटल्स में और क्रूड में। लेकिन जो एक फंडामेंटल गैप क्रिएट हो रहा है, इसके कारण हो सकता है कि एक फिस्कल डिफिसिट सिनारियो, यहाँ पे डॉलर में वीकनेस, ये सब फंडामेंटल्स हैं जो बुलियन को नीचे नहीं जाने देंगे। तो मुझे लगता है अगर आप बाई चॉइस भी नहीं कहें तो बाई सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे आपको बुलियन में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। और जब तक ये डेफिसिट और लिक्विडिटी इनफ्लो के मेजर्स हैं तब तक करेंसी में यहाँ पे वीकनेस रहेगी, और वो गोल्ड और सिल्वर के लिए यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो मुझे कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं नजर आ रहा है। 1740 इन मीडियम टर्म मुझे लगता है गोल्ड के लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। मुझे लगता है 2021 में, आई थिंक जून जुलाई में, हम हो सकता है $2150-2200 का लेवल फिर से गोल्ड में देख सकते हैं। ऑलराइट, सुवांकर सेन को भी यहाँ पर चर्चा में जारी करते हैं। सुवांकर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। किस तरह की खरीदारी आप यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं फिलहाल बाजारों में, क्योंकि ऑलमोस्ट इस साल का दूसरा महीना यहाँ पर खत्म होने आया है। इस साल में अब तक किस तरह के ट्रेंड्स, क्या नंबर्स रहे? देखिए, हम लोग जो देख रहे हैं कि जनवरी में और अभी फरवरी चल रहा है,
से टिल अबाउट वैलेंटाइन डे जब तक चल रहा था, लोगों का खरीदारी का एक बहुत ही इंटरेस्ट था। और जब से गोल्ड का प्राइस थोड़ा फॉल होना चालू हो गया तो कस्टमर्स का फीडबैक, इनिशियल फीडबैक है कि थोड़ा वो देखना चाह रहे कि गोल्ड का प्राइस कितना दूर तक नीचे गिर सकता है। जब ऐसा ही हम लोग देखते हैं कि गोल्ड का प्राइस जब गिरना चालू हो जाता है, कस्टमर्स थोड़ा वेट करते हैं, वेट एंड वॉच कि कितना गिर रहा है, कितना गिर रहा है। फिर जब एक जगह स्टेबिलिटी आ जाता है या थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ना चालू हो जाता है, फिर कस्टमर जिन लोगों को खरीदना है वो खरीदना चालू कर देते हैं। जो अब तक खरीदारी देखने को मिली है शिवांकर, आप कहाँ कहेंगे, कहाँ बेहतर ट्रैक्शन रही है यहाँ पर? क्या ये ज्वेलरी है या इन्वेस्टमेंट है, आर्टिफैक्ट्स है, बिग टिकट है, डायमंड्स है? कहाँ तक अब तक के नंबर स्टैंड आउट करते हैं? अब तक के नंबर्स अगर देखा जाए तो इट हैज टू बी मोर ऑफ बिग टिकट एंड वेडिंग रिलेटेड। मैं पहले भी बोला हूँ, और डायमंड्स का भी अच्छा खासा डिमांड आया है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस 22 कैरेट का जिस हिसाब से चला गया, डायमंड ज्वेलरी विद डायमंड 14 कैरेट प्योरिटी में बनता है, 18 कैरेट में बनता है, तो लोगों का बजट के अंदर वो सब चीजें मिल जा रही है जब वो गोल्ड 22 कैरेट के साथ कंपेयर करते हैं। तो डायमंड में बहुत अच्छा बूस्ट आया है। और जिन लोगों को शादी या जिन लोगों को सेविंग्स करना है बट इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, बार्स एंड कॉइन्स एंड ये सारी चीजें जो है वो फ्रॉम अ ज्वेलरी हाउस हम लोग का उतना ट्रैक्शन नहीं देख रहे, मगर ज्वेलरी में अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है। शिवांकर, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो ट्रेंड्स यहाँ पर ज्वेलर की तरफ से भी आते हुए नजर आए हैं कि अभी भी खरीदारी यहाँ पर ज्वेलरी में है और यहाँ पर भी बिग टिकट ज्वेलरी है। और जैसे वो कह रहे थे कि पिछले 15 दिन में कुछ यहाँ पर गिरावट हमने जरूर बाजार में आते हुए देखी है, फुटफॉल्स को लेकर और खरीदारी को लेकर भी, क्योंकि भावों में उस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। लेकिन आगे बढ़ते हैं गोल्ड स्पॉट से और बात यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, जहां पर कल हमने ब्रेंट में 66 के लेवल्स बनते हुए देखे थे। वहां से करीबन 2% की गिरावट के साथ यहाँ पर अब कारोबार है। सुनील, कैसे देखते हैं और क्या कुछ फाइनली मुनाफा वसूली यहां पर आ सकती है और भी? जी मनीषा, मुझे लगता है जो यूएस में जो टेक्सास में जो कोल्ड वेदर की वजह से आउटपुट हैम्पर हुआ था, जिसकी वजह से प्राइसेस में हमने सर्ज देखा था, वो थोड़ा बहुत ईज आउट होते हुए नजर आ रहा है। तो प्रोडक्शन अभी स्लो पेस पे फिर से जारी होना शुरू आ रहा है, जिसकी वजह से हमने कल सेकेंड हाफ में प्राइसेस में करेक्शन होता हुआ नजर आया। आज भी डोमेस्टिक मार्केट में 40 रुपया कम हुआ है, इनफैक्ट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। बट मुझे लगता है ओवरऑल अगर हम देखते हैं ईयर टिल डेट, अभी भी वो 50% अप्रिसिएशन पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक ठीक ठाक लेवल है। अल्टीमेटली रीजन यही था कि यूएस में जो ओवरऑल इन्वेंट्रीज में ड्रॉडाउन है और उसके अलावा जो ओपेक के फ्रंट पे सप्लाई कट्स हैं, इवन सऊदी अरेबिया ने भी एडिशनल सप्लाई कट्स किए हैं, तो जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। मुझे लगता है अभी भी ये बाय ऑन डिप का ही स्ट्रैटेजी रहेगा, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे अभी कंजम्पशन या डिमांड का जो एस्टिमेट है और जो रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें भी तेजी आ रही है वैक्सीनेशन के चलते हुए। मुझे लगता है कि अभी क्योंकि थोड़ा बहुत $2-3 डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है फिर से कल के रेट से, तो फिर से एक एंट्री पॉइंट लग रहा है। तो 4420 के रेंज में इंडियन मार्केट में बाय किया जा सकता है। 4380 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 4500 का एक टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है क्रूड में। चलिए, कुछ मुनाफा वसूली जरूर है, लेकिन डिप्स पे खरीदारी की राय यहाँ पर अभी भी निकल के आती हुई। जया, बेस मेटल्स को कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मुनाफा वसूली है। एक्चुअली जब बेस्ट ऑफ गेन्स इवन इफ हम फादर मंथ्स में देखें तो वो कॉपर में बेहतरीन नजर आते हैं, बाकी मेटल्स में डेफिनेटली हमने कुछ मनी ऑफ द टेबल होते हुए देखा है। जी मनीषा, देखिए यहाँ पे बेस मेटल्स आप देखें तो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। अगर टेक्निकली देखें तो ये अनचार्टेड टेरिटरी है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे डिमांड के आउटलुक बन रहे हैं, देखिए पहले जो फर्स्ट लेग ऑफ तेजी था वो इस तर्ज पे था कि यहाँ पे लिक्विडिटी ड्रिवन ज्यादा है, सप्लाई में यहाँ पे अभी भी कंसर्न्स हैं। बट अब जो यहाँ पे जब ईज आउट हो रहा है, वैक्सीनेशन रोल आउट हो रहा है, तो डिमांड रिकवरी के चांसेस दिख रहे हैं। मुझे लगता है और यहाँ पे अपसाइड पॉसिबल है। आई थिंक 750 के आसपास हम कॉपर को जाता हुआ देख सकते हैं, लेकिन करेंट लेवल्स पे कोई बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना थोड़ा सा रिस्की जरूर रहेगा, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। किसी को पोजीशन में एंटर करना है, आई थिंक 685 के स्टॉप लॉस से कॉपर में करंट लेवल पे भी एंट्री किया जा सकता है। स्टॉप लॉस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है इस मंथ में हो सकता है 740 फिर 750 का लेवल देखने को मिल जाए। कॉपर में 15-17 रुपए की मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी है। सुनील, आप कैसे देखते हैं कॉपर में और 700 के स्तर क्योंकि आज यहाँ पर टूटे हैं, क्या ये खरीदारी के मौके आपको भी लगते हैं?
जी मनीषा, एक प्रॉफिट बुकिंग अवेटेड था। इनफैक्ट कल भी हमने 692 का लो देखा और 711 का हाई देखा, तो वोलेटिलिटी अच्छी खासी है। अभी भी सुबह में ओपनिंग थोड़ी ठीक ठाक थी, 704 के लेवल पे सस्टेन कर रहा था, अभी सब 700 लेवल्स पे आया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकता है। आज के सत्र में मुझे लगता है 690 का एक लेवल जो है देखने को मिल सकता है, अभी 698 99 के रेंज में चल रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जिनको 4 या 5 रुपए का टारगेट है, मैं रिकमेंड करूंगा वो सेल करके चले 690 का टारगेट लगाते हुए। और जैसे जय ने बताया, अगर 1 मंथ का फोरकास्ट लेते हैं तो मुझे भी लगता है कि 690 का जो लेवल है एक ठीक ठाक एंट्री लेवल है। और मुझे भी लगता है कि महीने भर में 750 तक का भी प्राइस देखने को मिल सकता है, कंसिडरिंग द करंट फंडामेंटल एंड मेनली डिमांड जो है चाइना से और आने वाले समय में बढ़ने का अंदेशा है। आज मुनाफा वसूली का दिन जरूर है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गिरावट यहां पर देखने को मिलेगी। निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस। ब्रेकिंग न्यूज हमारी स्क्रीन पर आती हुई कि एनएसई की जो ट्रेडिंग है जिसमें अपडेट्स 10:08 से बंद थे। एफएनओ में भी हमने वहां पर काफी समय से कोई अपडेट होते हुए नहीं देखा, और एनएसई ने अब यहां पर कैश मार्केट्स भी 11:40 पर बंद कर दिए हैं। जो नया समय है कब वो यहां पर बाजार खोलेंगे उसको यहां पर अपडेट करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ क्लियरली इंडस्ट्रीज अपडेट नहीं हो रहे हैं। पिछले 1 घंटे से यहां पर एफएनओ में कोई अपडेट नहीं है और कैश मार्केट को उन्होंने खुद ही बंद कर दिया है। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस का हवाला यहां पर ऑफकोर्स दिया जा रहा है, लेकिन अब जान लेते हैं। चंदन तपारिया हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। चंदन नमस्कार। क्लियरली पिछला 1 घंटा काफी चॉपी और नर्वसनेस वाला रहा होगा यहां पर डीलिंग रूम्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। एज ऑफ नाउ क्या हाल है डीलिंग रूम्स का, और आपको क्या लगता है जिस तरह से यहां पर अपडेट्स आने बंद हो गए हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, 10:08 पे एनएसई के जो 2 की इंडाइसेज है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, वहां पे प्राइस मूवमेंट नहीं देखने को मिला था। 10:08 पे आप देखोगे 14,820.45 पे निफ्टी होल्ड हुआ और बैंक निफ्टी 35,626.60 पे बंद हुआ। उसके बाद एक्सचेंज को जब ये मालूम चला कि टेक्निकल इश्यूज है, हमारी आईटी टीम ने भी एक्सचेंज से बात करने का प्रयास किया तो मालूम चला टेक्निकल कुछ कंसर्न है, उसकी वजह से यहाँ पे स्पोर्ट के प्राइस चेंजेस नहीं हो रहे थे। हालांकि फ्यूचर के प्राइस और दूसरे केस मार्केट के जो स्टॉक्स है उनके प्राइस चेंज हो रहे थे। अभी 11:40 पे एक्सचेंज ने सबको सर्कुलेट किया है, बताया है कि एफएनओ मार्केट को एक बार के लिए रोका जाएगा और अब वापिस एक्सचेंज जब नोटिफाई करेगा तब स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट दोनों में एक्टिविटी होगी। तो उसकी वजह से ट्रेडर्स एक्टिविटीज नहीं कर रहे और आप देखोगे इंडियन मार्केट में एनएसई एफएनओ सेगमेंट में 88 से 90% ट्रेडिंग इंडेक्स में होती है। और इंडेक्स में जो लोग ट्रेड करते हैं वो स्पोर्ट के प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के ट्रेड्स और यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे और लोग यहाँ पे वापस वेट कर रहे हैं कि कब नॉर्मल स्पोर्ट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में ट्रेडिंग हो, तभी यहाँ पे एक्टिविटी देखने को नजर आएगी। चंदन, तो क्या हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑफकोर्स एनएसई ने तो ये कहा कि वो थोड़े समय में अपडेट करेंगे कि बाजार यहाँ पर फिर से कब खुलेंगे, कब अपडेटेड होंगे। तो क्या हम प्री ओपनिंग यहाँ पर फिर से होता हुआ देखेंगे? और जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड्स लिए हुए हैं या जैसे आपके डीलिंग रूम वगैरह हैं, आप अब क्या इंतजार कर रहे हैं, क्या लेवल्स आप लोग देख रहे हैं, और क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमें प्री ओपनिंग फिर से देखने को मिलेगी? यूजुअली तो वैसा ही होता है कि मार्केट क्योंकि स्पोर्ट के प्राइस नहीं हुआ है तो वापस स्पोर्ट की ये जो प्री ओपनिंग के बाद हो, बट अभी तक एक्सचेंज ने कुछ यहाँ पे नहीं बोला है। उन्होंने खाली यही नोटिफाई किया है कि 11:40 को एफएनओ सेगमेंट क्लोज हो रहा है और केस मार्केट सेगमेंट 11:43 को भी क्लोज हो रहा है, तो खाली उन्होंने यही बोला है। बट यूजुअली वैसा ही होना चाहिए कि वापस प्री ओपनिंग हो, केस मार्केट अपडेट हो और उसके बाद में एफएनओ की ट्रेडिंग यहाँ पे एक्टिविटी हो। लोगों में काफी निराशा है कि कैसे ऐसे एक्सचेंज में यहाँ पे सडनली प्राइस मूवमेंट नहीं हो रहा है और हम वापस देख रहे हैं कि कैसे जो पेंडिंग ऑर्डर है वो कैसे जाएंगे और लगातार हम यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट टीम, एक्सचेंज की रिस्क मैनेजमेंट और टेक्निकल टीम से कनेक्ट हो रही है। चंदन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली नर्वसनेस है और निराशा भी है यहाँ पर बाजार में, क्योंकि पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर एनएसई पे कोई कारोबार नहीं हुआ है। बीएसई पे ऑफकोर्स यहाँ पर ट्रेड्स हैं, लेकिन बाजार को इंतजार यही है कि जब बाजार खुलता है और जो एक यूजुअल प्रोसीजर होता है कि प्री ओपनिंग किया जाएगा, जो पेंडिंग सौदे हैं उन्हें कैसे सॉर्ट किया जाएगा, जिन लोगों ने सौदे लिए थे और कैसे गैप अप या गैप डाउन से यहाँ पर मार्केट खुलती है, किस तरह
के रिएक्शंस वहां पर देखने को मिलते हैं, हम उसका भी आपको इंतजार यहां पर कर रहे हैं और अपडेट भी करते रहेंगे। वो ब्रेकिंग न्यूज पर ऑफकोर्स हमारी लगातार यहां पर नजर है ही। लेकिन एक और एरिया जहां पर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी की कीमतें, जहां पर आईसीई रॉ शुगर के भाव 4 साल के ऊपरी स्तर पर हैं। ब्राजील और भारत से यहां पर एक्सपोर्ट में देरी और साथ में थाईलैंड, यूरोप, रूस में उत्पादन कम होने की वजह से काफी यहां पर प्राइसेस में बढ़त देखने को मिली है। इस्मा के डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। अविनाश नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिर से एक बार बहुत बड़ा उछाल है, 18 सेंट के पार हमने यहां पर भाव जाते हुए देखे। कैसे इंडियन मार्केट्स इस क्यूज को वॉच कर रही हैं? जी मनीषा, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं हाईएस्ट हैं पिछले कुछ सालों में, और एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एक्सपोर्टर्स को वर्ल्ड ओवर इंक्लूडिंग इंडिया। और इंडिया जब हम करीब 60 लाख टन एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस समय अगर इंटरनेशनल मार्केट अच्छी है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया न्यूज है। और हम लोग करीब करीब मेरे ख्याल से 25-26 लाख टन का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो चीनी मूव कर रहा है और ये जो इंटरनेशनल प्राइस अच्छा हो गया है, आई एक्सपेक्ट कि बहुत जल्दी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन होंगे लार्जर क्वांटिटीज के। भारतीय बाजारों में किस तरह की मांग है? क्योंकि पिछले साल जैसे हम बात कर रहे थे कि लास्ट क्वार्टर में मांग चीनी की भारतीय बाजारों में बढ़ती हुई नजर आई थी। शुरू इनिशियल जो साल था वो बहुत बेहतरीन नहीं था। अब क्योंकि लॉकडाउन की चिंताएं फिर से निकलने लगी हैं काफी स्टेट्स में, क्या डिमांड फोरकास्ट लेकर आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, आपको भी एक दो बार हमने आपसे भी बात किया है। पिछले 2-2.5 महीने से जो डोमेस्टिक मार्केट का डिमांड है काफी लो रहा है और जो बाइंग है वो भी ऑलमोस्ट हैंड टू माउथ है कि कोई अभी स्पेकुलेशन नहीं हो रहा है, कोई ट्रेडर अभी अपने पास स्टोर नहीं कर रहा है चीनी। तो अभी डिमांड काफी कम रहा है पिछले 2-2.5 महीने। मेरे अनुसार जो पाइपलाइन है वो ड्राई हो चुका है और अगर ये इंटरनेशनल मार्केट का अगर मैं प्राइस देखूं उसका असर अगर आता है तो डोमेस्टिक मार्केट में फुल बाइंग होगा और प्राइसेस जो थोड़ी गिर गए थे 1-1.5 रुपए वो नॉर्मली आई एक्सपेक्ट कि उसको रिकवरी करना चाहिए वेरी सून। अविनाश, बहुत शुक्रिया। समय की किल्लत है लेकिन ये क्यों वहां पर ऑफकोर्स इस्मा की तरफ से आता हुआ कि मांग पिछले 2-2.5 महीने में यहां पर कम रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्यूज का सहारा यहां पर भावों में देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। सुनील और जय आपसे भी इजाजत लेना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर और वो जो ब्रेकिंग न्यूज है आपकी स्क्रीन पर NSE के कैश मार्केट्स को और इंडिसेस को लेकर उसके बारे में चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद।